Hello, Assalamu alaikum. Today is our third lecture, which is about physical quantities. My name is Mohsen Ali Mahar. So, physical quantities by Mohsen Ali Mahar. This is a slide. This is a heading of a slide. So, we are gonna start. Okay. देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें। जिस तरह अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, इसकी मिसाल दे देता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान है वो कितना नेक है, आप क्या बताएंगे? वो बहुत नेक है, बहुत कम नेक है या नेक है? ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। तो ये हम कहते हैं बहुत नेक है, हम उसे मेजर नहीं करते। तो ये जो चीज़ हो गई कि एक इंसान कितना नेक है, ये हम जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ में शुमार नहीं कर सकते क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या, हम साइंस में भी इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है जी, कि कोई इंसान कितना नेक है, क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते। सो फिज़िक्स क्योंकि साइंस है वो एक्सपेरिमेंटल और मेजरमेंट की है। सो कम टू द पॉइंट, हमने बात की कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें और उनका यूनिट हो। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक बेस क्वांटिटी होती है और दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ प्योर क्वांटिटीज़ होती हैं। प्योर क्वांटिटीज़ का मकसद है जिन्हें हम डिफ़ाइन नहीं कर सकें। डिफ़ाइन कैसे नहीं कर सकते? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि अल्फ़ाबेट ए क्या है, तो आप कहेंगे ये तो अल्फ़ाबेट ए ही है। इसी तरह अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो है एक रोड की लेंथ बताएं, तो क्या आप मुझे उसकी लेंथ बता सकते हैं? आप कहेंगे जी वो दो पॉइंट्स के दरमियान फासला है, लेकिन स्टूडेंट्स फासला भी तो लेंथ ही है ना। तो ये प्योर क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सो लेंथ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये एक बेस क्वांटिटी है, इसे ही हम प्योर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, लेंथ डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास है, इसकी चंद और एग्जांपल्स हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है। शुरू में ये तीन जो है डिस्कवर्ड होती, लेकिन वक्त के साथ और मज़ीद क्वांटिटीज़, चार मज़ीद क्वांटिटी डिस्कवर्ड हो गई। करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड देन लाइट इंटेंसिटी। अच्छा, इसमें जो है बेस्ट क्वांटिटीज़, ये अच्छा पॉइंट है आपके लिए, मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। देयर आर 7 बेस्ट क्वांटिटीज़, 7 बेस्ट क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लाइट इंटेंसिटी। उसके अलावा क्या और क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस से मिलकर बनी हो? तो बिल्कुल ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस से मिलकर जो हैं बनती हैं, उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे स्पीड है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने स्लाइड पे कि जो स्पीड है वो स्पीड बनी हुई है लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि लेंथ भी जो है वो एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी से, तो दो बेस क्वांटिटी से हमें एक ड्राइव क्वांटिटी मिल गई। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी जिनको हम एक्सप्लेन कर सकें, जिनको हम डिफ़ाइन कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसी तरह डेफिनेशन लिखी हुई है ड्राइव क्वांटिटीज़ की, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिफ़ाइन कर सकें। उसके अलावा इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं, मैंने 3 शेयर की हुई हैं यहाँ पर। फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। सो जी ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, इसमें जो है ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, इनकी तादाद नहीं होती। जिस तरह बेस्ट क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, 7 होती हैं, इस तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ की तादाद नहीं होती, ये बहुत सारी हो सकती हैं, अनलिमिटेड हो सकती हैं। वेल, नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो है मेजरमेंट ऑफ बेस्ट क्वांटिटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी बेस्ट क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके लिए 2 स्टेप्स हैं हमारे पास। पहला है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, नंबर 1 है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और दूसरा है प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग। अच्छा, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मकसद है? देखिए, अगर सपोज करें मैंने कोई भी बेस्ट क्वांटिटी ले ली, जैसे सपोज करें मैंने टेम्परेचर बेस्ट क्वांटिटी ले ली। टेम्परेचर
को जब हम मेजर करते हैं तो हम अक्सर जो है डॉक्टर्स वगैरह या घरों में हम अगर किसी रूम टेम्परेचर देखना होता है तो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। अब उस थर्मोमीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, हम मरकरी को यूज़ करते हैं, यानी मरकरी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड मानते हैं क्योंकि जो मरकरी है वो बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में बेहतर है, यानी उसके अंदर कुछ खास एबिलिटी है, कुछ खास बातें हैं जो बाकी लिक्विड्स में नहीं है, इसलिए हम मरकरी यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरा है, ये चीज़ हो गई स्टैंडर्ड, यानी मरकरी जैसे टेम्परेचर हमें किसी की मेजर करना है तो हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं मरकरी को, ये चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड हो गई, मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह आपके पास दूसरा जो स्टेप है वो प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग, यानी ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिसे हम कंपेयर कर सकें। अच्छा, ये कैसे होगा देखें। सपोज मैंने कहा जी मैं 1 किलो का वेट ले लेता हूँ, 1 किलो का वेट। अब चलो मैंने किसी भी चीज़ को 1 किलो बना लिया। सपोज करो कि मैंने एक किलो का बाट ले लिया जिसे हम वेट कह रहे हैं। चलो 1 किलो वाट मैंने उसे स्टैंडर्ड मान लिया, ये स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन क्या जब तक मेरे पास जो है बैलेंस सिस्टम नहीं होगा तो मैं क्या उसको 1 किलोग्राम मानूंगा? नहीं मानूंगा ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है। अगर मेरे पास बैलेंस होता तो मैं उस पर बैलेंस करके जो है मैं कह सकता था कि भाई कंपेयर कर सकता था कि भाई ये वाकई 1 किलोग्राम है। यानी मेरे पास 1 किलो का बाट है और तराजू नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ 1 किलो है? यानी जो 1 किलोग्राम मैंने माना है वो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है, और इसके लिए मेरे पास प्रोसीजर होना चाहिए ताकि मैं उससे कंपेयर कर सकूं। जहाँ जैसे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड, तो जो तराजू है वो हम प्रोसीजर करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि जी जो हमने 1 किलो बाट लिया है जिसे हम वेट कर रहे हैं तो क्या वो वाकई 1 किलो है या नहीं। तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल नहीं बल्कि एक लिखा हुआ है एन आइडियल स्टैंडर्ड। अच्छा, आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? इसके एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए 2 बातें हमें पता होनी चाहिए, एक्सेसिबल और इनवेरिएबल। देखें, अगर मैं कहता हूँ कि जी यूरेनियम का इतना सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा सपोज कीजिए कि वो 1 kg के बराबर है, लेकिन क्या यूरेनियम पूरी दुनिया में मौजूद है? नहीं, कुछ ममालिक होंगे वहाँ नहीं होगा, तो मैं यूरेनियम को एक्सेसिबल नहीं कह सकता क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा पूरे वर्ल्ड में। एक्सेसिबल से मकसद है जो एक्सेप्ट हो। अगर मैं आपसे कहूँ जी लोहा में कहूँ जी वो उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मैंने मान लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि भाई ये 1 kg है, बिल्कुल पूरी दुनिया में आयरन मौजूद है, लोहा मौजूद है, तो हम उसको एक्सेसिबल एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह इनवेरिएबल दूसरा है, इनवेरिएबल जिसमें जो चेंज ना हो, जिसमें वैराइटीज़ ना हो। अगर जी मैं आपसे कहूँ कि जो हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, हमारा जो थंब होता है, पूरा थंब, मैंने जी सपोज कर लिया कि जो पूरा थंब है ये 1 इंच के बराबर है, लेकिन आपको पता है पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। कुछ लोगों का ये जो है थंब छोटा होता है, उनका किनों का जो है लंबा होता है। सो ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये इनवेरिएबल नहीं है। सो हमें इनवेरिएबल चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो इनवेरिएबल हो, ठीक है जी। इसलिए हम जो है जो आपका इंच, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक थंब पूरा हमने कंसीडर कर लिया इंच, ये तो इनवेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, इनवेरिएबल नहीं है, हमें इनवेरिएबल चाहिए। सो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड के लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक एक्सेसिबल, दूसरा इनवेरिएबल। एक्सेसिबल जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए, और इनवेरिएबल जिसको जो चेंज ना हो, जिसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, हर जगह सेम ही हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी भाई कि अगर एक थंब है वो 1 इंच के बराबर है, सपोज किया था मैंने, लेकिन ये है कि वो हर इंसान के पास तो वैसा थंब नहीं होता ना, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। सो ये जो है वेरिएबल था, हमें इनवेरिएबल चाहिए, ऐसी क्वांटिटी जो इनवेरिएबल, चेंजेस जिसमें चेंजेस ना हो। अगर मैं इसी की बात कर लूँ, आपकी जो फिंगर्स हैं या आपका थंब है, उसके जो फेलेंजेस हैं, बायोलॉजिकल वर्ड में हम फेलेंजेस कहते हैं, या आप ऐसे समझें जो उनके जो पोर्शंस हैं, आपके फिंगर में जो पोर्शंस बने हुए 3, तो उसका जो पर्टिकुलर 1 पोर्शन है उसे हम इंच कंसिडर करते हैं। जी हाँ, ये हम इंच कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये इनवेरिएबल है जिसमें चेंजेस ना आती हों। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है एक्सप्लेन करेंगे व्हाट अ फिजिकल क्वांटिटी परसिस्ट। एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है।
जी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें होनी चाहिए। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है, नंबर हो कोई भी, और दूसरा यूनिट। फिज़िकल क्वांटिटी के लिए ज़रूरी है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो, जो कि हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि जो है मेजरेबल भी हो, यूनिट भी हो। तो यहाँ पे भी देखो यूनिट की बात आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो। इन दोनों के अलावा फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी वो मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अच्छा, किस तरह ये मतलब इन दोनों की ज़रूरत है? अगर सपोज़ करें कि मैंने जी कहा आपसे कि मेरी जो हाइट है वो है 6 मीटर, वैसे होता नहीं है, चलो मान लिया, मैंने कहा जी मेरी हाइट है 6 हो गई, मैंने 6 कह दी। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? 6 मीटर कहना चाहता हूँ, 6 फुट कहना चाहता हूँ, 6 आपका सेंटीमीटर, यार्ड्स, ETC, जितने भी यूनिट्स हैं डिस्टेंस के। तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक मैं आपको पूरा यूनिट ना एक्सप्लेन कर दूँ। 6 से आपको बात समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ मेरी जो हाइट है वो 6 मीटर है, देन आप समझ सकते हैं। वैसे नॉर्मल इंसान की 6 मीटर नहीं होती, जस्ट सपोज किया हुआ है। सो 6 मीटर अगर मैं कह रहा हूँ तो देन आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी 6 मीटर इतनी चीज़ होती है। आपका जो है आइडिया, आपको आइडियाज़ आ जाएंगे, इमेजिनेशन हो जाएगी आपकी। सो इसलिए कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू का होना यूनिट के साथ ज़रूरी है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी हुई, यूनिट भी होना चाहिए, इस तभी फिजिकल क्वांटिटी मुकम्मल होती है। अगर मैं इसी तरह दूसरे एग्जांपल दूँ, भाई डैश फुट, मैं डैश फुट हूँ, यानी सपोज मैंने कहा मैं डैश फुट हूँ, आपको पता थोड़ी होगा कितने फुट, अब यूनिट है लेकिन वैल्यू नहीं है, डैश फुट। सो यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू का होना भी ज़रूरी है, फिर ये फिजिकल क्वांटिटी कम होती है। एग्जांपल दे दी किस तरह ये जो है यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू से मुकम्मल होती है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि यूनिट, चलें ये मैंने वैसे ही साइन लगाई है, इसका मतलब यहाँ पे साइन का है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब क्या होता है? वैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो चीज़, अगर सपोज करें कि जो इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर यूनिट ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो यूनिट कम होगा। इन्वर्स का मतलब ये होता है एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी, ये होता है इन्वर्स का मतलब। और डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही तो दूसरी चीज़ भी उतना ही इंक्रीज़ हो रही हो। सो यहाँ पे जो एग्जांपल है कि एग्जांपल नहीं बल्कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड से। ये कैसे? नीचे मैंने लिखा हुआ है, देखिए इस तरह ये जो है इनका रिलेशन है। अगर सपोज करें मेरे पास 3 किलोमीटर हैं, 3 किलोमीटर, अब किलोमीटर यूनिट बड़ा है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 नंबर छोटा है। किससे छोटा है? अगर आप नीचे देखें 3000 से। अगर इसी 3 किलोमीटर को कन्वर्ट किया जाए 3000 में तो ये 3000 मीटर हो गया 3। अब जैसे जैसे यूनिट जो है हम कम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो इस तरह से यूनिट का जो है मैग्नीट्यूड से इन्वर्स रिलेशन होता है। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। आज हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर लिया। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी, और इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी दूंगा। और कोई भी टॉपिक हो आप कमेंट में पूछें, जो भी समझ नहीं आई हो मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर